ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। कल वाली क्लास जिनकी किसी की मिस हो गई थी, थोड़ा सा उसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, हमने कल पढ़े थे प्लेटलेट डिफेक्ट्स। ठीक है, उसमें हमने देखे कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स जो हैं उनका डिफेक्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा हमारे पास क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स आए। ठीक है, या तो प्लेटलेट्स की क्वालिटी में कोई मसला हुआ या उनकी क्वांटिटी में कोई मसला हुआ। ठीक है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स में हमने देखे यहाँ हमारे पास पहला कंजेनिटल है, दूसरे नंबर पे एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड कॉजेज है। ठीक है, कंजेनिटल में हमने कुछ रिसेप्टर्स पढ़े थे हीमोस्टेसिस में। ठीक है, सबसे पहला रिसेप्टर हमने पढ़ा था GP1B9। ठीक है, ये वॉन विली ब्लैंड फैक्टर का रिसेप्टर था। अगर इसकी एब्सेंस हो तो इससे हमारे पास बर्नौट सॉलिड डिजीज मिलती है। ठीक है, अगर हमारे पास फाइब्रिन वाला रिसेप्टर है, उसकी हमारे पास एब्सेंट हो, जो रिसेप्टर का नाम था GP2B3A। ठीक है, इसकी एब्सेंस हो तो इसको हम कहते हैं गिल्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास था स्टोरेज पूल डिजीज, जो हमने एडीपी निकाली थी ना वहां से, सेल मेम्ब्रेन टूटने के बाद फोस्फोलाइपेज A2 ने तोड़ा उसको, सेल मेम्ब्रेन को, उससे जो एडीपी रिलीज हुई, कंजेनिटली उसकी डेफिशिएंसी होती है वहां पे ना। एडीपी जो है वो रिलीज नहीं होती। ठीक है, इस वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन होना बंद हो जाती है। ये हमारे पास आ गए कंजेनिटल डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आगे अक्वायर्ड कॉजेज। ठीक है, अक्वायर्ड कॉजेज में सबसे पहले हमने देखा हमारे पास कुछ ड्रग्स थे। ठीक है, जिसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग हमने देखे। एस्पिरिन इसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है, जो थ्रोम्बोक्सेन A2 को इनहिबिट करती है। सेकंड वन हमने कॉज देखी यूरेमिया, हाई यूरिया लेवल्स इन ब्लड। ठीक है, ये रीनल फेलियर में होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से प्लेटलेट्स जो है ना हमारे कम होते हैं। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो आना होना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्वांटिटी में जो फर्क है वो किस किस वजह से है। यहाँ तो इनकी प्रोडक्शन कम होगी या इनकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, प्रोडक्शन कम होने की ना तीन चार वजह थी। उसमें सबसे पहले हमने देखा मैरो फेलियर। ठीक है, मैरो फेलियर में हमारे पास आया प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमियाज और डिसेमिनेटेड कार्सिनोमा, मतलब जितने भी कार्सिनोमा, वो जैसे ही ब्लड वेसल से हमारे पास बोन मैरो में आते हैं, तो वो वहां पे जाके हमारे जो बाकी सेल्स हैं उनको भी खराब करते हैं, वो भी कंज्यूम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखे बाज वायरसेस। ठीक है, वायरसेस में हमारे पास डेंगू वायरस, जो बहुत ज्यादा एंडेमिक है पाकिस्तान में। ठीक है, मीजल्स और HIV। ठीक है, ऐसे ही हमने देखे कुछ ड्रग्स। ठीक है, जिसमें एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, इसमें आती है मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोफोसमाइड। ठीक है, जो ज्यादा कॉमन है। कुछ अल्कोहलिक्स जो अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं, इनमें भी प्लेटलेट्स का डिफेक्ट मिलता है, और थायराइड डायरेटिक का। ठीक है, ये भी जो यूज कर रहे हो। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रक्शन किस किस वजह से हो रही है। यहाँ तो डिस्ट्रक्शन होगी इम्यून मीडिएटेड, इम्यूनिटी की वजह से, या होगी नॉन इम्यून मीडिएटेड। ठीक है, इसमें हमने देखा, हमने सबसे पहले देखा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पुरा। ठीक है, ये डिजीज है ITP, इसमें हमारे प्लेटलेट्स के खिलाफ रिसेप्टर बन जाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद द किंग ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज SLE। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जब ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, उस वजह से हमारे प्लेटलेट्स भी साथ इफेक्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमारे पास इस तरह आता है कि मिसमैच ब्लड लग गया पेशेंट को। ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज बनी, उतने सारे के सारे सेल डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, बाद इसमें हमारे पास वायरसेस थे, जिसमें ईस्टर्न बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस और HIV। ठीक है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ड्रग्स ही हमारे पास, इसमें ना हेपरिन ड्रग है, ये एंटी कोagुलेंट है वैसे। ठीक है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, हेपरिन जब पेशेंट को लगती है, उससे पेशेंट को रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लेटलेट्स है ना वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन हमने देखी नॉन इम्यून मीडिएटेड, इसमें हमने देखा किंग ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर DIC। एक हमने देखा TTP थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर। तीसरे नंबर पे हमने देखा HUS हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और चौथे नंबर पे हमने देखी हाइपरस्प्लेनिज्म। ठीक है, जिसमें स्प्लीन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा काम करने की वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली मिलती है हमें। स्प्लीन का बेसिकली काम ही होता है कि ब्लड सेल्स को जो है वो बैड ब्लड सेल्स को रिमूव करती है। ठीक है, लेकिन काम ज्यादा करने की वजह से हमारे नॉर्मल सेल्स को भी रिमूव करना स्टार्ट कर दी, इससे हमें मिलता है पैनसाइटोपिनिया। और इसमें बोन मैरो का कोई मसला नहीं होता, ये हमें नॉर्मल मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आए क्लोटिंग फैक्टर्स पे। हमने सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स को लिस्ट किया, सबके नाम देखे, कौन कौन सा फैक्टर क्या क्या काम करता है। ये आप फैक्टर आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको हिमोस्टेसिस सारा आइडिया हो जाएगा, कौन कौन से फैक्टर हमने कहाँ कहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने जो यहाँ पे फैक्टर याद रखने वाले थे ना, वो थे हमारे पास, एक था हमारे पास एंटी हिमोफिलिक फैक्टर A। ठीक है, जो हिमोफिलिया A करवाता है। एक था एंटी हिमोफिलिक फैक्टर B, जो हिमोफिलिया B करवाता है। तीसरा था एंटी हिमोफिलिक फैक्टर C। ठीक है, हिमोफिलिया C करवाता है। उसके बाद हमने देखे क्लोटिंग फैक्टर के डिफेक्ट्स कंजेनिटली। अगर हमारे पास हम देखें, सबसे पहला हमने हीमोफीलिया ए पढ़ा, हमें हमारे पास फैक्टर ए की 8 की डेफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने हीमोफीलिया B देखा, इसमें हमारे पास फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद हमने हीमोफीलिया C देखा, इसमें फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। साथ हमारे पास
फाइब्रिनोजिन ब्लड में नहीं बन रहा होता, ठीक है, कंजेनिटली, उसको ये फाइब्रोजिनीमिया हमने नाम दिया। लास्ट में हमने देखा वॉन विल्सन डिजीज, जिसमें हमारे पास कंजेनिटल डेफिशिएंसी थी वॉन विल्सन फैक्टर की, ठीक है। फिर हमने बाद एक्वायर्ड कॉजेज देखी, ठीक है, जिसमें किंग ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर डीआईसी देखा। उसके बाद लिवर फेलियर, ठीक है, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर जो है लीवर बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जब लिवर फेलियर या हेपेटाइटिस, क्रॉनिक लिवर डिजीज, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो, तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो नहीं बनते। इसके साथ हमें अपर जी ब्लीड, एसोफेजियल वेरिसिस, ये सारा कुछ हेमेटोमिसिस के साथ, ब्लडी वॉमिट के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास थी मेल अब्जॉर्प्शन, ठीक है, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो, विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर्स को काम करने में हेल्प करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो भी क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमने सम कुछ ड्रग्स देखी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एंटी कोगुलेंट साइन जो हमारे पास सबसे पहली है वो है हेपरिन। हेपरिन इसमें हमारे पास ओरली हम वो इंजेक्टेबल यूज करते हैं, और जो वार्फरिन है वो हम ओरली यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा अपना कल का लेक्चर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाला लेक्चर, ठीक है। आज वाला लेक्चर हमने स्टार्ट करना है। आज हमने लेक्चर में जो पढ़ना है वो है हमारे पास हमारी अप्रोच क्या है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। हमारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की अप्रोच क्या है, हमने आज अपनी अप्रोच सेट करनी है ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे। अप्रोच टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ओके, अप्रोच हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है ना, वो तीन तरह के हमारे पास क्लिनिकली प्रेजेंटेशन लेके आती है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आती है क्लिनिकली वो आती है ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी गाइड किया था, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं कि आपका ऑन एंड ऑफ नोज ब्लीड, गम ब्लीड, अपर जी ब्लीड, ठीक है, ये सारी मिलती हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसीज मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमने अभी तक के जो 30-40 ये सारे के सारे फैक्टर्स देखे हैं जो हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर कराते हैं, इन 30-40 को हमने क्लिनिकली और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड कैसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आपने पेशेंट देखा है, आपने देखते ही आइडिया लगा लिया कि हाँ भाई ये वेसल वॉल डिफेक्ट हो सकता है, या ये प्लेटलेट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या ये क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहली प्रेजेंटेशन आती है तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, वो आती है नंबर वन, ब्लीडिंग इनटू स्किन, ठीक है, ब्लीडिंग इनटू स्किन, ठीक है। स्किन के अंदर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। वो किस तरह देखने को मिलती है, यहाँ हमारे पास, ये आपने टर्म पहले सुनी होगी, पिन पॉइंट, हमें पटैकी मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ इनको क्या किस तरह हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास हमें स्मॉल परपुराज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ हमें लार्ज इक्कीमोसिस मिलते हैं, ठीक है। टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद आपने पहले सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो आज मैं समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। हमें ना तीन तरह की ब्लीडिंग इनटू स्किन में ना प्रेजेंटेशंस मिलती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पिन पॉइंट अटैकिंग है ना, वो हमें मिलते हैं कुछ इस तरह के, सिंपल सिंपल ना इस तरह के, हमें स्किन में ना इस तरह के निशान मिलने शुरू हो जाते हैं। पिन पॉइंट बड़े छोटे छोटे से ऐसे निशान हमें मिलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्मॉल परपुरा होते हैं ना, वो हमें थोड़े इस तरह के मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसकी मैं आपको फिर भी पिक्चर शेयर कर दूंगा एक बार ना, आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा। ऐसे बनाने से इतना खास आइडिया नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी सिग्निफिकेंस है ना, वो ये है कि अगर हमें ब्लीडिंग इनटू स्किन में पिन पॉइंट पटैकी और स्मॉल परपुरा मिले ना, हमने ना सिर्फ दो चीजें सोचनी है इसमें, ठीक है। वो कौन कौन सी, एक हमने सोचने हैं वेसल वॉल डिफेक्ट्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ना हमने सोचना है प्लेटलेट्स डिफेक्ट्स, ठीक है, प्लेटलेट डिफेक्ट्स, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो हमने ये दो चीजें सोचनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें मिलती है लार्ज कीमोसिस, लार्ज कीमोसिस होता है हमारे पास ना ये ब्लूइश सा ना ऐसा रैश हो जाता है, ऐसा ये ऐसा रैश हमें ना वो ऐसी ब्रूजिंग सी मिल जाती है स्किन पे, ठीक है। इस तरह की ब्लू से कलर की, रेड से कलर की, ठीक है, बड़ा बड़ा ऐसे पैच मिलता है हमें।
ये अगर हमें मिले ना, तो इसमें हमने जो सोचना है, हमने सोचना है क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट्स है। ठीक है। इसमें अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो हमने एक ही चीज सोचनी है कि हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स में कोई मसला आ रहा है। ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर्स में कोई मसला आ रहा है। पहली चीज हमने देख ली, यहां तक किसी को कोई समझ ना आई हो। हेलो। आ रही है उस्मान भाई। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना यहाँ तक? नहीं नहीं। अच्छा। उसके बाद ना, आप कहते हो कि हमारे पास नॉर्मल भी कभी अगर इस पे उंगली पे दाना निकल आता है, वो भी ऐसे ही पिन पॉइंट टाइप ही होता है, तो इसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर सोचेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उस जो इन्फ्लेमेटरी हमारे पास रैश है, आपको कभी मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा दाना सा बन जाता है। ठीक है। उसकी उसमें इसमें डिफरेंशिएट पता है कैसे होता है? ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी रैश है ना, इन्फ्लेमेटरी रैश, इन्फ्लेमेटरी रैश जो है ये होता है ब्लांचेबल। ठीक है। ब्लांचेबल से क्या मुराद है? ब्लांचेबल ये होता है, ब्लांचेबल कोई भी, अगर आपको किसी मॉस्किटो ने काटा है ना, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे ना उंगली से, ठीक है, वो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसका ये जो है ना डिफ्रेंशिएशन का ये पॉइंट है। जो हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हमारे पास स्किन पे हमें ये चीज़ें मिलती हैं, इन ये हमें प्रेशर देने से कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। ये परसिस्ट करती हैं वहां पे। ठीक है। जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रैश है ना, उसको जब हम फिंगर से प्रेस करेंगे ना, तो वो जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसमें ना हम एक टेस्ट करते होते हैं, फिंगर से तो प्रेस करके हमें नीचे नजर नहीं आएगा, तो कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करके ना हम रखते हैं इस पे शीशे का ग्लास। ठीक है। इसको हम ग्लास टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। ग्लास हमने रखा, ग्लास ने जब उसको ऊपर से प्रेस किया ना, तो ये रैश है वो डिसअपियर हो गया। ठीक है। इस इससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्लांचेबल रैश है। ठीक है। ये जो ऊपर वाले सारे मैंने आपको लिखवाए हैं, ये वाले ये हैं सारे नॉन ब्लांचेबल। ठीक है। इसको जितना मर्जी आप प्रेस कर लो ये नहीं खत्म होंगे। ठीक है। ये प्रेस करने में ना खत्म हो जाएगा। दूसरा एक टेस्ट इस पे ये भी होता है कि पेन है ना आपके पास, पेन की निब से आप इसको यहाँ पे दबाओगे ना इधर से, तब भी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्रेशर देना है ना, तो जैसे मर्जी आप प्रेशर दे के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। पहला नंबर हमने देख लिया। सेकंड प्रेजेंटेशन हमारे पास कैसी आती है? सेकंड प्रेजेंटेशन हमारे पास आती है, वो आती है हमारे पास, हमें जगह जगह पे ना ब्लीडिंग मिल सकती है। वो किस तरह की? इसको हम लिखते हैं ब्लीडिंग बॉडी ऑर्फिसिस। ठीक है। ब्लीडिंग बॉडी ऑर्फिसिस मतलब इसका क्या है? हमें नोज से, गम से, ठीक है, अपर ये ब्लीड हो सकती है हमें। ठीक है। खून की उल्टियां कर सकता है कोई। ठीक है। इसके साथ साथ हमें हिमाचूरिया मिल सकता है, ब्लड इन यूरिन। ठीक है। और हमें मिल सकती है हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस और हिमेटोमिसिस में फर्क है। ठीक है। हिमोप्टिसिस होता है हमारी स्पूटम में ब्लड आना, ठीक है, खांसी के साथ, हिमोप्टिसिस। ठीक है। ये सारे के सारे हमें मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने एक सेंटेंस याद रखना है, कभी भी किसी भी जगह से बॉडी में इस तरह की कभी किसी को ब्लीड हुई हो, ठीक है, नोज ब्लीड हो रही है उसको, ठीक है, गम ब्लीड हो रही है, ठीक है, तो आपने एक जुमला याद रखना है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड फ्रॉम बॉडी ऑलवेज रूल आउट इज दिस अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है। आपने हमेशा जब भी आपके पास कभी गम ब्लीड, जीए ब्लीड, ठीक है, नोज ब्लीड ऐसी प्रेजेंट की है, आपने उसको एक बार जरूर कहना कि यार अपना ना कोagulation प्रोफाइल लाजमी कराना। ठीक है। हो ना हो, खुदा ना खास्ता, उसका जो मसला है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हो रहा हो, आप उसको ब्लड पे ब्लड लगाई जो उसको ब्लीडिंग होती जाए, आपको कॉज ना समझ आए। ठीक है। तो हमेशा आपने सबसे पहले जो क्लिनिकल इसकी सिग्निफिकेंस है, आपका बेसिकली कोर्स है, आपको क्लिनिकली भी हेल्प करेगा साथ साथ। ठीक है। तो आपको ये कोर्स बताना क्लिनिकल थिंकिंग के लिए आपको समझाया जा रहा है। आप जब क्लिनिकली सोचोगे, आप एग्जाम में बड़े आराम से चलते जाओगे इन चीज़ों को देख के। ठीक है। ये चीजें एग्जाम में सीधी सीधी लिखी आती हैं, क्लिनिकली ऐसे सीधी सीधी लिखी नहीं आती। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने ये देख लिया। थर्ड वन हमारे पास आ गया। थर्ड वन हमने देखा कि पेशेंट की हुई सर्जरी, ठीक है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग,
आफ्टर माइनर सर्जरी। ठीक है। माइनर सर्जरी मतलब कोई हमने लाइपोमा एक्साइज कर दी है, ठीक है, किसी को लाइपोमा था वो उसका हमने निकाला है, ठीक है, या उसकी अपेंडिक्स थी, अपेंडिक्स हमने की, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही, ठीक है। तो हमारे पास क्लिनिकली तो सारे के सारे ये इस तरह प्रेजेंट कर गए, ठीक है, ये हमने ये चीजें देख ली, ठीक है। अब मसला ये है कि ये क्लिनिकल फीचर देखे ना इस तरह के जो सभी में इस तरह के कॉमन आते हैं, कुछ इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन इससे हमें कंफर्म नहीं होता कि इज दिस अ वेसल वॉल डिफेक्ट, इज दिस अ प्लेटलेट डिफेक्ट, या इज दिस अ क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं ये हमारे पास सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस बनाते हैं, क्लिनिकल ग्राउंड्स पे इनका डायग्नोसिस नहीं बनता, ठीक है। तो इनकी हमेशा हमने जो अपना टेस्ट कराना है वो है कोagulation प्रोफाइल, ठीक है, कोagulation प्रोफाइल। अभी थोड़ी देर में उस्मान क्लास। भाई, हाँ जी। अ, ये जो आपने बताया कि आफ्टर माइनर सर्जरी, हम्म। नॉर्मली तो हम सर्जरी से पहले ही कोआगुलेटिंग प्रोफाइल करवा लेते हैं वही ना, है ना, सीबीसी भी है ना, करवाते वो कोagulation प्रोफाइल जो है ना वो सीबीसी नहीं होती बेसिकली, ठीक है। हम जो हैं, अपने दोनों अलग अलग से करवाते हैं ना। हाँ वो अपने पास जो हम करवाते हैं ना, जो नॉर्मली हम करवाते हैं PTINR, ठीक है, उससे हमें आइडिया हो जी सकता है कि हाँ भाई इसका INR या PT रेंज तो नहीं है, ठीक है, उससे हम थोड़ा जी। आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्लिनिकली चलता है ना वो चलता है PTINR, ठीक है, लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल बुक्स है, ठीक है, वो सारी की सारी कोagulation प्रोफाइल को मानती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उनको टेस्ट में क्यों नहीं काउंट करते, ठीक है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ आगे। ठीक, अभी हमने अपनी अप्रोच आगे स्टार्ट करनी है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोगुलेशन प्रोफाइल की, ठीक है। अभी हमने अप्रोच देख ली ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, हाँ भी ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इनमें डिफरेंशिएशन कैसे करनी है वो हमने करनी है कोगुलेशन प्रोफाइल से, ठीक है। अब कोगुलेशन प्रोफाइल में ना मीटिंग का टाइम थोड़ा कम रह गया, अगर खत्म होगी तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल में ना, अब यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोगुलेशन प्रोफाइल। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने लगे इसको, ठीक है। इसमें बेसिकली ना हम बनाते हैं 7 कॉलम, ठीक है। सबसे पहला हम कॉलम बनाते हैं डिजीज का, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टेस्ट आता है प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ब्लीडिंग टाइम, इसको BT से हम लिखेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया क्लोटिंग टाइम। पांचवें नंबर पे हमारे पास आ गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। छठे नंबर पे हमारे पास आ गया APTT, ठीक है। उसके बाद आ गया PT, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ गया TT थ्रोम्बोट थ्रोम्बिन टाइम। और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास आ गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। ये मैंने अभी टेस्ट लिखे हैं, इनको सबको मैं अलग अलग से ना आपको सबको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। अभी हमने बस ये एक टेबल सा बना लिए, इससे ना हमें आइडिया हो जाएगा जितनी भी अभी हम डिजीजेस पढ़ेंगे ना, हमने जो नाम पढ़े हैं ITP, स्कर्वी, ठीक है, उसके बाद TTP, HUS, DAC, ठीक है। हमने वो देखना है कि हर हर कोagulation प्रोफाइल में कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों में डिफरेंस आता है, कौन कौन से प्रोफाइल डिरेंज होती हैं जिसमें जिसकी वजह से हम डिजीज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हम जो टेबल है ये हमने अभी बनाया है, इसको हम एंड तक ना पूरा करेंगे, जितनी भी डिजीज है यहाँ पे ना सारी डिजीज लिख के टेबल को पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ना 6 तरह का ब्लीडिंग टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से? प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, PT, APTT, APT मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब एक एक को ना हम अलग अलग से देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। 6 ब्लीडिंग टेस्ट है हमारे पास। हम जो क्लिनिकली टेस्ट करते हैं ना वो सिर्फ हम एक ही करते हैं PTINR, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना MCQs में, वो हमें ये सारी चीज़ें बताता है, तो इसलिए वहां पे कन्फ्यूजन से बेहतर है कि आप पहले इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा प्लेटलेट काउंट, उसकी हम हेडिंग देते हैं, ठीक है। प्लेटलेट काउंट हमने देखा CBC में,
अच्छा, प्लेटलेट काउंट हमारे पास जो नॉर्मल रेंज में होता है ना, वो होते हैं नॉर्मली 1.5 लाख से 1,50,000 से हमारे पास होते हैं 4,50,000 तक। ठीक है, पर माइक्रोलीटर। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट होता है। ठीक है, अगर इसे कम है तो प्लेटलेट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। अगर इससे ज्यादा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया नॉर्मल, तो हमने इसकी वैल्यू देख ली। अगर ये कम है तो हमने क्या सोचना है? ठीक है, नाम से पता लग रहा है अगर तो ये सिग्निफिकेंट इसमें ड्रॉप है। ठीक है, मतलब 1.5 लाख है तो ये सिर्फ हमारे पास 80,000 रह गए हैं, तो कोई तो वजह है कि इतने प्लेटलेट्स कम हुए हैं। ठीक है, अगर ये सिग्निफिकेंट कम है तो हमने सोचने हैं अपने जितने भी हमारे प्लेटलेट डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, कंसीडर प्लेटलेट्स डिफेक्ट्स। पहला टेस्ट तो हमें यहीं पे समझ आ गया। ठीक है, कि हमने देखा जी प्लेटलेट काउंट हमारे थे नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, अगर इनमें बहुत ज़्यादा कमी आई तो हमने प्लेटलेट डिफेक्ट सोच ली। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आया ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, जिसको हमने बीटी से लिखा था। ब्लीडिंग टाइम हमारे पास, ये टेस्ट जो है ये हम ना लैब के अंदर नहीं करते, ये बेड टाइम टेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इसमें, टाइम टेकन बाय ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर स्किन पंक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने सिरिंज से पेशेंट को उसकी वेन जो है वो पंक्चर की। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली सैंपल लेते हैं या आईवी पास करते हैं। ठीक है, हमने इसको पंक्चर किया। पंक्चर करने के बाद हमने देखना है कितना टाइम लगता है कि ये ब्लड स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये टेस्ट लैब में नहीं होता, इसलिए हमारे पास लैब टेस्ट में ब्लीडिंग टाइम नहीं कहीं लिखा होता। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है हमारे पास, नॉर्मल नॉर्मल होता है हमारे पास 2 से 7 मिनट्स का। ठीक है, अब 2 से 7 मिनट हमारे पास कह लो, एवरेज 5 मिनट लगा लो। ठीक है, एवरेज 5 मिनट। ठीक है, हमारे पास 2 से 7 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर अंदर जो हमने वेसल पंक्चर की है, वो हमारे पास ब्लड रुक जाना चाहिए। अगर वो नहीं रुकता, ठीक है, अगर वो नहीं रुकता इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम हमारे पास इंक्रीज हुआ है। अगर ये टाइम हमारे पास इंक्रीज हुआ है तो हमने क्या सोचना है? कंसीडर वेसल वॉल डिफेक्ट्स। यहाँ हमने सोचने हैं हमारे पास जो प्लेटलेट डिफेक्ट्स है क्वालिटेटिव। ठीक है, हमने वो सोचने प्लेटलेट्स डिफेक्ट्स, ये दो हमने सोचने। ठीक है, समझ लगी यहाँ तक सबको? किसी का क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? उस्मान भाई, ये वाला पॉइंट जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, वेसल वॉल डिफेक्ट इसमें हम हमें क्या पता चलेगा, मैं मतलब आपको बताता इसको हूँ। इसमें किस वे में लें। हमने स्किन को किया पंक्चर, वेसल को किया पंक्चर। ठीक है, वेसल का काम था, जो हमने हीमोस्टेसिस टॉपिक में पढ़ा, कि हमारी अगर स्किन या वेसल वॉल पंक्चर हुई तो वेसल का काम है फौरी इंटरल्यूकिन 8 को बुलाना और अपना प्लेटलेट्स को वहां पे ला के इकट्ठा करना शुरू कर देना। ठीक है, पढ़ा था हमने। अब वेसल वॉल का अगर कोई मसला है, वो इंटरल्यूकिन 8 को कह ही नहीं रहा कि यार तुम वो लेके आओ प्लेटलेट्स को वहां से। ठीक है, तो वेसल वॉल का मसला आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ लगी? जी ठीक। और दूसरे जी जी नंबर पे ठीक। हमारे पास वेसल वॉल, जब मसला आया हमारे पास वेसल वॉल का, फिर हमने दूसरा प्लेटलेट्स का क्यों मसला सोचना है कि अगर वेसल वॉल हमारे पास ठीक है तो प्लेटलेट्स जो है वो ही नहीं यहाँ पे आ रहे। इन दो चीजों में फर्क के लिए ना आगे मैं आपको एक और पॉइंट लिखाऊंगा, वो एंड पे लिखाऊंगा, वरना अभी आप कंफ्यूज कर जाओगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो। ठीक है, अभी वो एंड पे ना, इसका मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंड पे बताऊंगा क्या मसला है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया क्लोटिंग टाइम। ठीक है, क्लोटिंग टाइम आपको उसी तरह ही नाम से ही बता रहा है, ये भी हमारे पास लैब में टेस्ट नहीं होता, ये बेड टाइम टेस्ट होता है। ठीक है,
बल्कि ये अक्सर ना लैब में भी कर लेते हैं, अगर वो टेस्ट उसमें सीबीसी वायल में हमने ले लिया ना सैंपल, तो लैब में जाके या वहां भी हम कर लेते हैं, दोनों जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट इन विट्रो, मतलब लैब के अंदर, ठीक है, इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, कितना टाइम लगता है ब्लड को क्लॉट करने के अंदर, ठीक है, लैब में। इसका एवरेज होता है 5 मिनट, इसका भी, ठीक है। इजी इजी चीज बातें याद रहेंगी आपको 5 मिनट में, ठीक है। अब ना, उस्मान भाई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं अभी ये बता रहा था आपको, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमने क्लोटिंग टाइम जब स्टार्ट किया, ठीक है, हमने इसमें देखा कि कितना टाइम लगता है लैब में ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टेस्ट आ गए, एक आया पीटी, एक आया एपीटीटी, ठीक है। पीटी को हमने बोल दिया प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और एपीटीटी को बोल दिया एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। हमने बोल दिया। अब क्लॉटिंग टाइम से आपको क्या जेन में आ रहा है कि हमने क्या देखना है, इसमें कौन सा डिफेक्ट देखना है? एनीवन? फ्लोटिंग फैक्टर का डिफेक्ट देखेंगे। हाँ, इसमें हमने देखना है क्लॉटिंग फैक्टर का, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, क्लोटिंग फैक्टर के डिफेक्ट्स में ना हमने क्लोटिंग फैक्टर पढ़े थे, ये दो पाथवेज में काम करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये चेक करता है कि इंटेग्रिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इंटेग्रिटी ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, समझ आई? अभी चीजें आपकी रिलेट हो रही हैं पीछे से सारी। और उसके बाद जी जी। हमने नेक्स्ट जो हमने एपीटीटी है वो हमें बताता है, इसमें हमने चेक करना है कि हमारे पास जो इंटेग्रिटी है, इंट्रिंसिक, सॉरी ये आता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक मिनट में ये कर देता हूँ आपको। ये आता है एक्सट्रिंसिक का, और ये आता है इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक का क्लोटिंग टाइम से आपने सी से क्लोटिंग टाइम, सी से हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर, एक इस तरह याद रख सकते हैं। पीटी हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को बताता है, और हमारे पास जो एपीटीटी है वो हमें बताता है इंट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे को। अब हमारे पास हमने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे सबसे पहले चेक करना है, हमने वो किस तरह करना है, ठीक है। इसमें हमने चेक करना है टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू फैक्टर्स, ठीक है। नाउ इट विल मेक सेंस, ठीक है। क्यों हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक किया? हमने लैब में ब्लड लिया है, ठीक है, हमने क्लॉटिंग टाइम उसका पहले देख लिया कि कितनी देर में क्लॉट कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद हमने चेक करना था कि हमारा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे काम सही कर रहा है। ठीक है, हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था टिश्यू फैक्टर से। हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता था, आगे वो फैक्टर 7 को 7 एक्टिवेटेड में और आगे वो 10 को 10 एक्टिवेटेड में चला देता था। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे बाहर से टिश्यू फैक्टर ऐड किया लैब के अंदर। ठीक है, समझ लगी इसकी। यहाँ पे इसका जो नॉर्मल टाइम है ना, ठीक है, नॉर्मल टाइम इसका आता है, नॉर्मल पीटी जो है ये 13 सेकेंड का होता है। ठीक है, 13 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा जो पीटी है इसमें हमारा ब्लड क्लॉट कर देना चाहिए। ठीक है, टिश्यू फैक्टर ऐड करने के बाद। ठीक है, जो हमारा एपीटीटी है, ठीक है, एपीटीटी हमने चेक करना है टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट इन विट्रो आफ्टर एडिंग दो इसमें आते हैं, एक केओलिन एंड सेफलिन। नाम सुन के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इजी सी चीज है। टू बी मोर प्रिसाइज हमने पढ़ा था कि हमारी जब बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोलेजन हमारा एक्सपोज होता है, ठीक है, तो हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे हमारा इसका जो दूसरा नाम है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन। ठीक है, हमने इसको बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन दिया। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन। ठीक है, हमने जब ये ऐड किया इसमें, ठीक है, ऐड करने के बाद हमने फिर देखना है कि जब हमारा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक्सपोज होती है, डायरेक्ट इफेक्टर 12 एक्टिवेटेड में आ जाता है, उसके बाद 11 एक्टिवेटेड में, 9 एक्टिवेटेड में। ठीक है, ये सारा आगे इंट्रिंसिक पाथ से हमारा चलता था। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद नॉर्मल इसका टाइम होता है कितना, 33 सेकेंड का। ठीक है, 33 सेकेंड के अंदर अंदर ये चीज हमारी क्लॉट कर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा। अगर ये इससे ज्यादा होता है तो पीटी रेज है, अगर इससे ज्यादा टाइम इंट्रिंसिक पाथ में लगता है तो हमारा एपीटीटी रेज है। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। उस्मान भाई, ये जो हम कह रहे हैं आफ्टर एडिंग टिश्यू फैक्टर, मतलब हाँ, ये कोई एक्सटर्नल टिश्यू फैक्टर होगा नहीं, आपके ब्लड के अलावा? ब्लड से ही टिश्यू फैक्टर ये लैब में ऑलरेडी लिया होता है उन्होंने। ठीक है, ये लैब में ऑलरेडी मौजूद होता है, ये सिर्फ ऐड करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो पीटी हमारा टेस्ट है वो इसी तरह ही परफॉर्म किया जाता है जो हम लैब मुझे में इसकी समझ नहीं आई करवाते कि हैं। ये मतलब इसमें होगा क्या, मतलब आफ्टर एडिंग टिश्यू फैक्टर किसी और का होगा वो? नहीं नहीं, टिश्यू फैक्टर ना ऑलरेडी लैब में सिंथेसाइज कर लिया होता है उन्होंने। ठीक है, ये जब ठीक है। वो बाहर से इसको जब ऐड करेंगे ना, हमारा बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे जो था ना वो टिश्यू फैक्टर को जब जाता था वहां से वो हमारा जो एंडोथेलियल वेसल करती थी। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ से हमारे पास आया टिश्यू फैक्टर। ठीक है, हमारी जब एंडोथेलियल सेल डैमेज हुई यहाँ से हमारे पास टिश्यू फैक्टर आया, ये यहाँ पे आके जब एक्सट्रिंसिक पाथवे ने लिया इसको, 7 7 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ऐड हुआ तो ये आगे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी कर रही है सारा कुछ। ठीक है, वहां पे हमने लैब में ये खुद से ऐड करना है। ठीक है, समझ गए। और जो जी इंट्रिंसिक जी पाथवे है, डॉक्टर। इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, हमारी जब बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होती है ना, उसका कोलेजन एक्सपोज होता है, तो जाके हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जब हम इसको करेंगे, ठीक। मतलब बाहर से ऐड करेंगे ना बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन को, तो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पाथवे जो है इतना टाइम लेते हैं काम करने में। नॉर्मल इसका 13 सेकंड का होता है और इसका 33 सेकंड का होता है। समझ लगी। ठीक है, आगे हमने जी पीटी के जी अंदर जी ही ना हमारे पास जो टेस्ट होता है, हम पूरे टेस्ट को कहते हैं पीटीआईएनआर। ठीक है, आईएनआर का सुन के ना आपने परेशान ही नहीं, क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आईएनआर इज इक्वल टू नॉर्मल पीटी। ठीक है, मतलब 13 नॉर्मल आ गया। ठीक है,
इसको हम ना नीचे रखते हैं। पेशेंट पीटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल पीटी। ठीक है, पेशेंट का जितना प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वैल्यू आई, उसको हमने नॉर्मल से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये नॉर्मली वैसे हमारे पास 1.2 1.3 होती है, अक्सर लैब में वेरी करती है, तो एग्जैक्ट नहीं इसका मैं बता सकता। तो हर हर लैब का ना अलग अलग होता है। तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन हम साथ उसको सिर्फ देखने के लिए उसको कर लेते हैं कि पेशेंट का पीटी कितना और नॉर्मल पीटी कितना चल रहा है। ठीक है, इससे हमें ना पीटी आई एन आर का टोटल वो पता लग गया। जो आप कह रहे थे ना मुझे कि वो टेस्ट से सर्जरी से पहले हम टेस्ट करवा लेते हैं, वो ये टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ आया? किसी जी का जी मैं, नो? जी जी उस्मान भाई जी आ गई समझ। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? यहाँ पे हमने टोटल पढ़े थे 6 ब्लीडिंग टेस्ट। ठीक है, हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ गया छठा थ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, टीटी, जो यहाँ पे मैंने लिखा था। ठीक है, टीटी जो है हमारे पास थ्रोम्बिन टाइम, इसको यहाँ पे अब लिख लेते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आ गया थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम मैं आपको ना यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे शायद आपके जहन में ना हो। ये है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन था तो आगे हमारे पास फाइब्रिनोजिन बना। ठीक है, समझ लगी है? जब हमने थ्रोम्बिन ऐड करना है ना बाहर से ब्लड में, तो हमारे पास फाइब्रोजिन बनना चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर हमने फाइब्रिनोजिन लेवल चेक करने हो, ठीक है, कि फाइब्रिनोजिन है भी कि नहीं, जो कि हमें आगे फाइब्रिन बना के देगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने फाइब्रिनोजिन लेवल चेक करने हो तो हम लैब में ना बाहर से थ्रोम्बिन डालते हैं और फाइब्रिनोजिन इसकी चेक करते हैं कि हाँ भी इसमें फाइब्रिनोजिन है भी कि नहीं। ठीक है, इसके ना दो ऑल्टरनेटिव्स हैं इस टेस्ट के। ठीक है, या तो आप इस तरह कर लो कि बाहर से थ्रोम्बिन ऐड करके आगे फाइब्रिनोजिन चेक कर लो, ठीक है, फाइब्रिनोजिन काम कर रहा है कि नहीं। और या आप वैसे ही सीरम फाइब्रिनोजिन लेवल एडवाइस कर दो कि आप फाइब्रिनोजिन के लेवल टेस्ट करवा लो। ठीक है, ये दोनों तरह चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें आता है तो हमने इसको साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास थ्रोम्बिन टाइम आया, हमने चेक करने थे सीरम फाइब्रिनोजिन लेवल। ठीक है, हमने सीरम फाइब्रिनोजिन लेवल चेक करने थे। इसकी डेफिनेशन आ गई, टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग थ्रोम्बिन। ठीक है, इसके बाद हमारा फाइब्रिनोजिन बना, उसने आगे से फाइब्रिनोजिन बना दिया तो हमारा सॉलिड थ्रोम्बस बन जाता है। ये नॉर्मल होता है हमारा 11 सेकेंड का। यहाँ तक हमारा टोटल जो ब्लीडिंग कोagulation प्रोफाइल थी हमारी, वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। आज के बाद आपसे कोई पूछे हाँ भाई प्लेटलेट डिफेक्ट्स हमें बताओ, ठीक है, तो आप कौन कौन सा टेस्ट करवाओगे? सबसे पहले उसका करा लोगे प्लेटलेट डिफेक्ट्स। दूसरे नंबर पे आप करवा लोगे ब्लीडिंग टाइम इसका। ठीक है, आप कोई कहते हैं हाँ भाई क्लॉटिंग फैक्टर का मुझे बताओ जी, क्लॉटिंग फैक्टर कैसे चेक करते हैं, काम करते हैं कि नहीं? आप सीधा को जी हम कराएंगे उसका क्लॉटिंग टाइम, उसमें हम चेक कर लेंगे प्रोथ्रोम्बिन और पीटी और एपीटीटी, ये दोनों हम चेक कर लेंगे। ठीक है, आपको ये हाँ भाई सीरम फाइब्रिनोजिन लेवल कराने हैं, वो कैसे चेक करने हैं? ठीक है, तो इट विल मेक सेंस, आप जैसे ही थ्रोम्बिन टाइम्स का करवाओगे, थ्रोम्बिन बाइट से ऐड होगा, फाइब्रिनोजिन लेवल आगे से हमें वहां से मिल जाएंगे। नॉर्मल इसका 11 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, ये चीजें अगर हमारे पास, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट आया। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट आया, आपने पेशेंट का करवा लिया पीटी। ठीक है, पीटी कराया, आपको हमेशा डिरेंज मिलेगा। ठीक है, वो आपका हमेशा पीटी जो है वो रेज होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है आपका ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल 13 सेकंड का होगा। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। अगर वो ज्यादा होगा तो हमेशा उसकी वो डिरेंज डिरेंज है, वो उसका मतलब है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा हमारा क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस ऐसे है। अब जो आगे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो ये दो चीजें आपने बताई हैं, ये इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, कि यहाँ पे वेसल वॉल भी आ गई, प्लेटलेट्स भी आ गए। इसके बारे में ना एक लाइन लिखो। ठीक है, वो ये है कि इफ समवन प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग टेंडेंसीज
एंड coagulation profile has only one abnormality। मतलब इसका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। इसका मतलब ये है, लेट्स से हमारे पास आया वेसल वॉल डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पहला हम लिखते हैं वेसल वॉल डिफेक्ट। एग्जाम्पल ले लो इसकी, स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी थी उसको, ठीक है, स्कर्वी। इसमें हमारे पास स्कर्वी है, वेसल वॉल डिफेक्ट है। मुझे ये बताओ आप कि इसमें हमारे पास किस चीज, कौन सी चीज हमें डिरेंज मिलेगी, अब आपने मुझे बताना है इस चीज को। एनीवन? पीटी। पीटी कैसे हमें डिरेंज मिलेगा, वेसल वॉल डिफेक्ट है। तो ब्लीडिंग टाइम में तो आ जाएगा ना। हाँ, ब्लीडिंग टाइम। प्लेटलेट्स क्या चीज? काउंट ड्रेन होंगे। नहीं नहीं, वेसल वॉल डिफेक्ट्स है ना। तो वेसल वॉल डिफेक्ट हमने सिर्फ एक ही चीज में देखा, कि वेसल वॉल डिफेक्ट हमने देखा कि हम सिर्फ एक ही चीज में देखते हैं, वो कौन सा हमारे पास, ये वाला ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये रेज है तो हमारे पास वेसल वॉल डिफेक्ट होगा, और किसी में हमें वेसल वॉल डिफेक्ट पड़ा है? किसी में भी नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। अगर हमारा ब्लीडिंग टाइम सिर्फ रेज होगा तो हमने देखा वेसल वॉल डिफेक्ट है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास कर्वी था, ठीक है। हमारे पास इसमें हमने कोगुलेशन प्रोफाइल देखी, ठीक है। हमें प्लेटलेट काउंट मिला नॉर्मल, ठीक है। क्लोटिंग टाइम मिला नॉर्मल, पीटी हमें मिला नॉर्मल, एपीटीटी मिला नॉर्मल, थ्रोम्बिन टाइम मिला नॉर्मल। एपीटी मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जो डिरेंज मिला वो सिर्फ मिला ये, ठीक है। जो आगे था आपका क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि, हाँ आपने कह दिया जी ब्लीडिंग टाइम रेज है, इसमें आप साथ कह रहे हैं कि प्लेटलेट डिफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। यही मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग टेंडेंसीज के साथ कोagulation प्रोफाइल भी सिर्फ ये एक ही मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वेसल वॉल डिफेक्ट है? यही चीज में भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो ये चीज को आपको मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम आगे से चेक करेंगे। हमने देखने हमें यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आप ना इसको स्कर्वी को छोड़ दो, ठीक है। इस सेंटेंस पे आओ वापस। आपने देखा कि जी एक पेशेंट आया हमारे पास, वो ब्लीडिंग टेंडेंसी के साथ आया है, ठीक है। कोagulation प्रोफाइल में सिर्फ एक ही एबनॉर्मेलिटी मिल रही है, हमें हमें कैसे पता लगेगा कि वेसल वॉल डिफेक्ट है या प्लेटलेट डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने देखने हमें हमने दो चीजें सोच ली, वेसल वॉल डिफेक्ट और प्लेटलेट डिफेक्ट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट डिफेक्ट्स जो ना, ये बेसिकली टू बी मोर प्रिसाइज क्वालिटेटिव डिफेक्ट आता है जो ब्लीडिंग टाइम में आता है, क्वालिटी का मसला होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट। अब ना इसको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले ना हमने इन्वेस्टिगेट करना है वेसल वॉल डिफेक्ट को हमेशा, ठीक है। वेसल वॉल डिफेक्ट को हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले हमने इन्वेस्टिगेट करना है हमेशा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेट वेसल वॉल डिफेक्ट ऑलवेज, ठीक है। वेसल वॉल डिफेक्ट, ये हम कैसे करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट? इसमें ना हम चेक करते हैं कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, वो अब हम कैसे करते हैं? वो हम इस तरह करते हैं कि एक टाइट सा हम बैंड लेते हैं, अ टाइट बैंड इज प्लेस्ड एट मिड circumference फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। आम आम पे बेसिकली हम ये करते हैं फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। हम ना एक टाइट सा बैंड लेते हैं, ठीक है, उसको हम ना बाजू के दरमियान में करके ना बांध देते हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए। अब जब हम 5 मिनट के लिए बांधेंगे ना, ठीक है, उस टाइम पे हमें नजर आ रहा होगा कि से वो नीला पड़ना शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये चीजें हमें नजर आएंगी, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास, जब हम इसको
हटाएंगे अपॉन रिमूविंग यहाँ पे ना कलेक्शन ऑफ ब्लड अगर होगी, मतलब इसका क्या कि हमने इसको यहाँ पे बैंड को जब आर्म पे प्लेस किया ना, ठीक है, 5 मिनट के लिए हमने प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद हमने खोला, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था कि ये खोलते ही ना ब्लड को वहां से आगे पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे चले जाना चाहिए था खोलते ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लड है ना, वो आर्म के, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, ये यहाँ पे हमने बांधा, यहाँ पे ना ब्लड आगे नहीं जा रहा था, ठीक है। जब हम इसे खोलेंगे ना, यहाँ पे ब्लड फौरी जाना चाहिए, ठीक है। मसला हमारे पास ये हुआ, हमने इसको खोला, ठीक है। जब हमने इसको खोला तो यहाँ पे हमारे पास ना आगे ब्लड कोई नहीं आया, ठीक है। ब्लड ना यहाँ पे पीछे इकट्ठा होना शुरू हो गया, इस जगह पे ना ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हुआ तो आप क्या मसला सोच सकते हो कि ब्लड इकट्ठा क्यों हो रहा है? किसी, कोई बता सके यहाँ पे? एनीवन? प्लेटलेट का डिफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आएगा वेसल वॉल डिफेक्ट। वो किस तरह? ठीक है, वेसल वॉल डिफेक्ट ऐसे होगा कि हमारा जब ब्लड वहां पे रुका, वेसल वॉल का डिफेक्ट था, मतलब हमारे किसी कनेक्टिव टिश्यू का मसला था, ठीक है। वो वहीं पे ही उसने क्या कहते हैं, जो वेसल थी वो थोड़ी सी इलास्टिसिटी उसमें आ गई। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एहलर डेल्नोज सिंड्रोम थी, ठीक है। उसमें हमारे पास हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ठीक है। वहां पे हमारे पास हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से साइडों पे ब्लड वहीं पे जमा हो गया, वो आगे आया ही नहीं, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये वेसल वॉल डिफेक्ट है। समझ आइए किसी को, कि दोबारा रिपीट करूं? आ गई है। आ गई है? अगर नहीं आई तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने वेसल वॉल डिफेक्ट्स पढ़े थे ना, वेसल वॉल डिफेक्ट्स में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर थे, जी। वहां पे थे ना। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में आप एहलर डैनियल सिंड्रोम का ही वो ले लो कि वहां पे हमारे पास हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्किन की और जॉइंट्स की, ठीक है। हमारे पास काफी फ्लेक्सिबल स्किन होती है, ठीक है। जब हम उसको वहां पे टॉर्निकेट को प्लेस करेंगे, ये आर्म या टाइट बैंड को प्लेस करेंगे ना, हमारा जो ब्लड है ना वो हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ना आगे जाने के बजाय ना वहाँ पे साइडों पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट के लिए बांध दो तो अच्छा खासा ब्लड वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस वजह से अगर जब उसको हम खोलेंगे ना, वो आगे जाने की वजह से ना वो साइडों पे जाने की वजह से वो आगे को नहीं आएगा, ठीक है। आगे नहीं आएगा, वो साइडों पे ही जमा रहेगा, वो आगे आहिस्ता 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 करके आएगा, आ जाएगा, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ठीक है। अगर लेट से, ठीक है, ये इसमें से ब्लड निकल गया, ठीक है, अगर इसमें से ब्लड निकल गया, अब हमने क्या देखना, अगर ये है नॉर्मल, ब्लड आगे चला गया, ठीक है, तो आपने सोचना है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स को। ये आपने कल का लेक्चर नहीं था ना लिया, इस वजह से थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज किया है। क्वालिटेटिव प्लेटलेट इफेक्ट्स, अगर ये इसमें से आपने जी टाइट बैंड बांधा 5 मिनट के लिए, आपने सुबह खोला, उसमें से वो निकल गया ब्लड सारा आगे को चला गया, ठीक है। फिर आपने सोचना है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट, ठीक है। क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट में आगे हमारे पास हमने डिफेक्ट्स जो कंजेनिटल पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने बर्नौट सोलियर डिजीज GP1B9 की डिफेक्टिव थी, ठीक है। उसके बाद ग्लेंसमैन थोम्बसथीनिया वो हमने देख लिया। स्टोरेज पूल डिजीज हमने देख ली, ठीक है। क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट मतलब उसकी क्वालिटी खराब थी प्लेटलेट्स की, रिसेप्टर हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, प्लेटलेट जो अच्छे बन नहीं रहे थे। इसके लिए फिर आगे जो हम टेस्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो होगी रिसेप्टर टेस्ट, ठीक है। रिसेप्टर टेस्ट, अगली जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो होगी रिसेप्टर टेस्ट की, ठीक है। या हम ADP को चेक कर लेंगे स्टोरेज पूल डिजीज के लिए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको यहाँ पे ना दिखा देता हूँ, ये देखो, हमने पढ़े थे जो हमारे पास ये है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट में, हमने पढ़ा था कंजेनिटल में बर्नौड सोलियर डिजीज, इस चीज का हमें डिफेक्ट था। हमने जब इसको टाइट बैंड को खोला, ब्लड आगे पास हो गया, तो हमने सोचा कि क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगला टेस्ट हमने जो करवा लिया वो करवा लिया हमने किसका, रिसेप्टर का, कि हमने रिसेप्टर का टेस्ट कर लेना कि हाँ भाई रिसेप्टर सही आ भी रहा है कि नहीं, इन दो डिजीज को सोचने के लिए। समझ लगी? हेलो? जी अब लग गई है। अब लगी समझ? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो? मान ली थी। हाँ, दूसरा जो हम टेस्ट करा लेंगे वो हम इस ADP का टेस्ट करा लेंगे स्टोरेज पूल डिजीज के लिए, ठीक है। दो हम टेस्ट कराएंगे,
एक रिसेप्टर्स के लिए टेस्ट करा लेंगे और एक एडीबी के लिए करा लेंगे। ये जी टोटल हमारी अप्रोच थी और हमारी इंटरप्रिटेशन थी कोगुलेशन प्रोफाइल की। ठीक है, ये हमारी टोटल ये थी प्रोफाइल। अब यहाँ पे जो इस टेबल को हम पूरा कर लेते हैं, इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या की, कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, फ्रेजिलिटी टेस्ट, यहाँ तक ही हमारा टोटल था। ठीक है, इसको फौरन से बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि आपके माइंड में बैठ जाए। हमने लेक्चर स्टार्ट इस तरह किया था, हमने देखा कि क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास ब्लीडिंग टेंडेंसीज के, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, हमने तीन तरह के, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा ना, हमें ये तीन तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं। या तो स्किन में ब्लीड होगा, या हमारे पास ब्लीडिंग बॉडी आएगी ऑरिफिसेस में। ठीक है, या हमारे पास प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी कोई भी माइनर सर्जरी के बाद। ठीक है, हमने देखा कि हमें क्लिनिकली पिन पॉइंट पटैकी मिले इस तरह के। ठीक है, हमने सोच लिया कि या तो वेसल वॉल डिफेक्ट है या प्लेटलेट डिफेक्ट है, या हमें स्मॉल परपुरा मिल गए। ठीक है, इस तरह के। अगर हमें मिले ऐसे लार्ज सा धब्बा मिला, उसमें इस तरह का हमें ब्रूजिंग सी मिली, ठीक है, रेड या ब्लूइश कलर की, ठीक है, तो हमने सोचा क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट को। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा इन्फ्लेमेटरी रैश जो है वो ब्लांचेबल होता है, क्योंकि मॉस्किटो हमें काट दे तो हम उस पर ग्लास रख के या पेन की निब रख के उसको हम देख लेंगे। ठीक है, कि आप खुद से भी टेस्ट कर लेना कि जो इन्फ्लेमेटरी रैश है ना वो ब्लांचेबल होता है। ये सारे के सारे नॉन ब्लांचेबल है, इनको जितना मर्जी प्रेशर दो, ठीक है, ये जो है वहीं के वहीं रहेंगे, ये फेड अवे हो जाएगा, ये ना, ये गायब हो जाएगा वहां से। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रैश, इसमें फर्क पता लग गया। आगे से हमने देखा सेकंड पे हमारे पास आया बॉडी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बॉडी ऑफिस। ठीक है, हमारे पास नोज ब्लीड, गम ब्लीड, जे ब्लीड, हिमाचूरिया, ब्लड इन यूरिन या हिमोप्टिसिस। ठीक है, हमें जो हमारी स्पूटम है उसमें ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, कभी भी यहाँ पे जो आगे हमने लिखा, कभी भी बॉडी में किसी साइड से ऐसी ब्लीड हो रही हो, हमेशा सबसे पहले उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर को सोचो। ठीक है, बाद में जाके की दूसरी चीजें सोचनी है आपने। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमें जो मिल गई फीचर जो हमें मिल गए, वो हमने देखा कि कोई भी माइनर सर्जरी की उसके बाद उसको ब्लीडिंग होती जा रही है, वो रुक ही नहीं रही। ठीक है, उसमें हमारे पास जो अप्रोच होती है वो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड होती है। फिर हमने देखी इंटरप्रिटेशन कोगुलेशन प्रोफाइल की। कोगुलेशन प्रोफाइल में हमारे पास आए 6 ब्लीडिंग टेस्ट। ठीक है, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, एपीटीटी, पीटी और थ्रोम्बेट टाइम। ठीक है, ये सारे हमने देखे। प्लेटलेट काउंट हमने नॉर्मली सीबीसी पे देख लिया, नॉर्मल होता है हमारे पास 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अगर ये सिग्निफिकेंटली कम है, मतलब 80,000 है, 70,000 है, 60,000 है, तो हमारे पास प्लेटलेट डिफेक्ट है। टू बी मोर प्रिसाइज, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लीडिंग टाइम देखा। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम हमने देखा कि कितना टाइम लगता है पेशेंट को स्किन पंक्चर के बाद ब्लीडिंग स्टॉप होने में। एक बार हमने पंक्चर कर दिया, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये एवरेज 5 मिनट होते हैं। अगर ये रेज है, ठीक है, हमारे पास या तो वेसल वॉल डिफेक्ट हो सकते हैं या प्लेटलेट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी खराब होगी इसमें प्लेटलेट्स की। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने देखा क्लोटिंग टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगा, हमने जब पेशेंट का ब्लड लिया उसको लैब में कितना टाइम लगा क्लॉट करने में। ठीक है, इसके भी एवरेज होता है 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें साथ देखा प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमें बताता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए कि वो भी ठीक काम कर रहा है कि नहीं। जो हमारे पास एपीटी और इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए बताता है। अब जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है हमारे पास, इसमें हम जब ब्लड लेते हैं पेशेंट का, वो क्लोट तब करता है जब उसमें हम टिश्यू फैक्टर को ऐड करें बाहर से। ठीक है, नॉर्मल इसका जो टाइम होता है वो 13 सेकंड होता है। ठीक है, 13 सेकंड के अंदर अंदर ही कर जाना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा टाइम लेता है, इसका मतलब पेशेंट का पीटी रेज है, और पेशेंट का हमें आईएनआर भी रेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट का पीटी रेज है, नॉर्मल पीटी अगर 13 भी हो तो भी इसकी वैल्यू खराब आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे हमने देखा एपीटीटी। एपीटीटी में हमने ब्लड लिया, ठीक है, उसमें हमने ऐड किया क्योलिन एंड सेफ्लिन। ठीक है, इसको ना क्योलिन सेफ्लिन टेस्ट भी कुछ बुक्स कहती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया। ये बेसिकली टू बी मोर से बेस मेम्ब्रेन का कोलेजन होता है। ये जब ऐड करें तो ये 33 सेकंड लेता है हमारे पास इसको क्लॉट करने के लिए, जो कि नॉर्मल है। अगर इसे ज्यादा ले तो हम एपीटीटी की तरफ सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम हमने चेक किया कि थ्रोम्बिन, हमने जो पाथ से पढ़ा था, थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होता है उसके बाद वो फाइब्रिनोजिन को एक्टिवेट करता है तो फाइब्रिन बनता है। हमने ब्लड ले लिया, उसके अंदर हमने बाहर से थ्रोम्बिन ऐड किया और हमने चेक कर लिया फाइब्रिनोजिन लेवल। ठीक है, इसके बाद हमने चेक किया कि कितना टाइम लगा थ्रोम्बिन ऐड करने के बाद फाइब्रिनोजिन को बनने में, और कितनी देर बाद ब्लड को क्लॉट किया। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल 11 सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, वरना ये रेज होता। ठीक है,
अब हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ गया, वो ये आ गया कि हमारे पास एक पेशेंट प्रेजेंट किया ब्लीडिंग टेंडेंसीज के साथ, कोएगुलेशन प्रोफाइल में सिर्फ ब्लीडिंग टाइम रेज था। ठीक है। अब ब्लीडिंग टाइम रेज था, हमने देखा था जी ब्लीडिंग टाइम रेज हो तो हमारे पास वेसल वॉल डिफेक्ट या प्लेटलेट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब वेसल वॉल डिफेक्ट सबसे पहले इसमें हमने अगला चीज जो सोचनी है हमने इन्वेस्टिगेट करना है वेसल वॉल डिफेक्ट को। ठीक है। इसके लिए हमने किया कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है। हमने एक टाइट सा बैंड ना आर्म के दरमियान में बांध लिया 5 मिनट के लिए। उसको हमने जब खोला, अगर तो वहां पे साइडों पे ब्लड जो है वो वहां पे कलेक्शन हो गई सारी, ठीक है, तो ये हमें मिला वेसल वॉल डिफेक्ट। अगर वहां से ब्लड गुजर गया आराम से, ठीक है, तो हमारे पास है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट का। ठीक है। इसमें हम देखेंगे आगे फिर रिसेप्टर टेस्ट करा लेंगे, एडीपी का टेस्ट करा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सारा लेक्चर था। अभी मैं आपको ना एक, अभी ये डिजीज हमने पढ़ी नहीं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक, ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए। हमारे पास थी यहाँ पे डिजीज, बल्कि मैं पीछे जाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, हमारे पास डिजीज है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। ठीक है, समझो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया हीमोफीलिया के साथ। ठीक है। हीमोफीलिया कौन सा डिफेक्ट था हमारे पास? क्लोटिंग फैक्टर का। ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी। यस सर। हाँ, अब क्लोटिंग फैक्टर का डिफेक्ट था तो इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोफाइल है, इसमें हमारे पास क्या क्या बढ़ सकता है? सीटी, पीटी, एपीटीटी। हाँ, और टीटी भी, थ्रोम्बिन टाइम भी उसका बढ़ेगा और प्लेटलेट काउंट का भी। थ्रोम्बिन टाइम बाद में बढ़ेगा, थ्रोम्बिन टाइम को हमने फौरी नहीं देखना, उससे पहले जो हमारे पास, हमने कहा कि हम जब क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट आएगा तो सबसे पहले हमारा क्लोटिंग टाइम बढ़ेगा। ठीक है। क्लोटिंग टाइम बढ़ेगा तो हम उसके बाद आगे पीटी एपीटीटी के देखेंगे। ठीक है, समझ लगी? ये चीज समझाने के लिए सर पॉइंट बताया मैंने आपको ये। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट आएगा तो सबसे पहले हमारे पास क्लोटिंग टाइम बढ़ेगा, फिर एपीटीटी या पीटी, ये दोनों बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ लगी? जी लगी। हाँ, और उसके बाद जो हम आप जो कह रहे हैं ना थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम को ना सिर्फ एक ही डिजीज से याद रख लो, जिसमें टोटल हमारा जो ये कोagulation प्रोफाइल है ना वो हमारा डिरेंज होता है। ठीक है, वो होता है सिर्फ डीआईसी में, थ्रोम्बिन टाइम जो है। ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम सिर्फ हमारा डीआईसी में बढ़ता है, और बाकी ये टोटल सारी की सारी प्रोफाइल ना उसमें डिरेंज होती है। ये जैसे जैसे हम आगे डिजीज पढ़ते जाएंगे आपको अब सारी, अभी आपकी मैंने सारी की सारी अप्रोच बना दी है। अब मैंने आगे सिर्फ डिजीज का नाम लेना है, उसकी पैथोजेनेसिस बतानी है, आगे अगली चीजें मैंने आपसे पूछनी है। हाँ भाई, ये डिजीज है, इसमें क्या क्या डिरेंज मिल सकता है आपको। ठीक है, ये आप खुद बताओगे। आप खुद जब बताओगे, आप एग्जाम में जब ये चीजें देखोगे आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगी। किसी का कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो?